जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Saab. Thank you so much. तार साहब, आज कहाँ से बात शुरू करें? आज तो ये हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। तार साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है, मोदी डिप्लोमेसी। मोद डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है। और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज already they're given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे from the getting a permanent seat in United Nations सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए। और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए। मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरी टाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना। और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना। वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सलमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन with the western countries। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, who has set the tone for that। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा। जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूँ उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो ये उन्होंने बनाया है कि यहाँ से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अ काउंटर टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो उनको भी मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है।
लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने जो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए, पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है। वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, लेकिन वो फंस गए बेचारे वहां पे। बलोचिस्तानी जो है, वो हमारे बलोच भाई जो है वो अलग अपना हिस्सा मांग रहे हैं, पंजाबी भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन ये कि चाइना पता नहीं क्या वहां से किस तरह निकलता है BRI के चक्कर में। अगली बात जो करना चाहूंगा, इटली निकलना चाह रहा है उसमें से। इटली ने कहा है कि भाई ये कोई अच्छा प्लान नहीं था, वी मेड अ मिस्टेक। सो देयर इज ऑलरेडी सावर टेस्ट, देयर इज ऑलरेडी बैड रेपो, देयर इज अ बैड रेपुटेशन इन द फॉर द BRI के हवाले से। और उसको पीछे जो सपोर्ट कर रहा है वो चाइना की स्लगिश इकोनॉमी है। इस वक्त कोविड-19 के बाद वो अपने सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं कर पाए। उसके बाद ये बात हुई है कि उन्होंने बिलियनर्स को बुला बुला के पूछते रहे कि हम क्या करें। बल्कि इस वक्त क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो वहां से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को उठा के वियतनाम लेके जा रही हैं, वियतनाम के बाद मलेशिया जा रही हैं, उसके बाद वो बांग्लादेश जा रही हैं और भारत आ रही हैं। ये चाइनीज को भी पता चल चुका है कि कोविड-19 के बाद इस ऑलमोस्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मोदी साहब ने भी जकार्ता में जाकर डिसीजन किया। जकार्ता में मोदी साहब ने फरमाया है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। और कोविड-19 के बाद नया रूल, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा, वो भारत उसको लीड करेगा आगे। तो मैं समझता हूं कि और दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर, जिबूती के अंदर भी उन्होंने अपनी आर्मी बेस बनाई, और जिस तरीके से वहां पे चाइना ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसको काउंटर करने के लिए, अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई। मैं समझता हूं दिस इज अ सेकंड स्टेप दे हैव टेकन अगेंस्ट चाइना। इट्स अ वंडरफुल जॉब इट हैज बीन डन। मैं ये समझता हूं कि आज सारा कुछ साइन हुआ है, चीजें हुई हैं, आइदर इट विल रीच टू द फिनिशिंग पॉइंट। इस एजेंडे को, इसको फिनिश भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक तो सिर्फ ये बातों की हद तक बातें हैं। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बेनिफिशियरी जो बाइडेन साहब क्या लेकर गए हैं। जो बाइडेन साहब जो उन्होंने, मैं समझता हूं कि बहुत ऑफर किया है। उन्होंने ड्रोन्स की बात की, जो कि किलर ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, वो उनको देंगे भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शिप्स की और जेट्स की मुरम्मत वहां होगी। आने वाले दिनों में अंदर अमेरिकन जो शिप्स जो इस वक्त दुनिया के ओशंस में अपनी सुप्रीमेसी रखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनकी भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, कि उन जहाजों की मरम्मत जो है वो भारत में की जाएगी। उसके बाद G5 पे बात हो रही है, G6 के बारे में बात हो रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो इस G20 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर जो कुछ हुआ है, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। अब उसके बाद जो एक बड़ी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसका स्टेटमेंट दी है मोदी साहब ने और जो बाइडेन ने निकलकर, अमेरिकन मीडिया को तशवीश है कि उसमें वर्ड यूक्रेन कहीं भी नहीं, उसमें सिर्फ इकोनॉमी की बातें की हैं, जंगों की बातें नहीं की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं की। अमेरिकन दे आर कंसर्न। दूसरी एक बात यह है कि जब वहां से निकले, जब मोदी साहब की और जो बाइडेन की मुलाकात थी, उसमें मीडिया और कैमरा नहीं आने दिया उसमें, और उसके बाद कुछ, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जो बाइडेन साहब एज के इस हिस्से में, पता नहीं शायद उनको पर क्या पता, वो उनको पता भी है कि आई एम इन इंडिया और आई एम इन समवेयर। अब अगली बात आपको, तार साहब, वो मोदी साहब के कहने पे नहीं आया। ये जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है अमेरिकन मीडिया को कि ये हम नहीं, मोदी साहब नहीं, मोदी साहब को कहा गया होगा ना कि जो बाइडेन साहब को टीके शीके लगा के तो हम ले तो आए हैं, और इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि जो बाइडेन साहब आपको पता है अक्सर सीढ़ियों से गिर जाते हैं। अक्सर उनको बताते हैं कि आप राइट ले लें, आप लेफ्ट ले लें, आप आगे खड्डा आ रहा है, आगे सीढ़ियां आ रही हैं, तो क्या पता है वो जो जैक सेल्वन जो है वो, उन्होंने सबको पहले भारत को कहा कि यार खुदा हम आ तो गए हैं, अगली फेवर ये देंगे कैमरों से बचा के रखें। लेकिन एक बात जो है कि यहां से जो बाइडेन वापसी पे स्टॉप करेंगे, हो सकता है कि खाना शाना खाना हो, लेकिन वियतनाम जा रहे हैं।
वियतनाम इज अ ग्रोइंग, सबसे बड़ा इस वक्त जो चाइना से बिजनेस निकल रहा है, अमेरिका इज प्रमोटिंग वियतनाम ड्यू टू द साउथ चाइना सी, क्योंकि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जियोग्राफिकली, और यहाँ से वापसी पे जो बाइडेन साहब वियतनाम के अंदर स्टॉप करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगली इस पे बात करना चाहूंगा कि आज इस इख्तिताम के बाद, इसके G20 की प्रेसिडेंसी के इख्तिताम पे अगली प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील में जा रही है, और उसमें ब्राजील के जो आज उनका भारत के उन्होंने इंटरव्यू भी दिया मिस्टर सिल्वा ने, और खासकर उन्होंने वहां पे बताया कि आगे किस, एक बात आई एम सॉरी मिस कर गया था जो मैं चीमा साहब इसमें ऐड करना चाहूंगा, कुछ जो काउंटर किया गया है BRI प्लान को, उसके 3 सबसे बड़े सपोर्टर या उनके कौन है वो सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल है। और मैं समझता हूं कि ये 3 दे आर बिग प्लेयर्स ऑफ नॉट ओनली द मिडल ईस्ट बट इन द वर्ल्ड। यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यूक्रेन वार के बाद सबसे ज्यादा जिसकी इकोनॉमी ग्रो की है वो सऊदी अरेबिया की है। 8.7% उनका रेट था इकोनॉमी ग्रो का, क्योंकि रशिया के ऊपर एम्बार्गो था तेल का, और उसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया। दूसरे नंबर पर कुवैत ने उठाया उसका फायदा, और UAE भी उसमें है। और इसराइल का आपको पता है कि उनकी इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से और उनकी क्या उनका उनका फ्यूचर है। इसराइल सबसे ज्यादा इस वक्त पॉपुलर है, स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप सारे जो होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, दे स्टार्टेड फ्रॉम इसराइल। सो इन 3 जो है सबसे बड़े, ये जो रोड, जो अगला जो इनिशिएटिव आप हम बात कर रहे थे कि भारत से जो निकल के यूरोप तक चीजें जाएंगी, इनका सबसे बड़े सपोर्टर ये 3 कंट्रीज हैं, सऊदीज, UAE और उसके बाद इसराइल। तो मेरे ख्याल में, और एक जो बात इस वक्त अमेरिका के अंदर बिलखसूस बड़े दिनों से चल रही है कि इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एंड द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, नॉट मिडिल, जो स्टेट्स हैं हमारी खलीज की, they are getting very close to it, or in the future maybe Saudi Arabia may start their diplomatic relationship with Israel soon. तो उसमें आके देखें कि हमारे पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या निकलता है, कहां जाएगा। अफसोस की बात है कि आज G20 में जो कुछ हुआ है हमारे पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। हम अपने मसाइल में आज तक भी अभी वी आर नॉट क्लियर वेयर वी आर गोइंग, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। लेकिन मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल एफर्ट, इट वाज रिमार्केबल एफर्ट बाय इंडिया। और मैं जिस तरह हमेशा एज बाहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फ्यूचर के अंदर मोदी साहब के ऊपर लोग PhD किया करेंगे कि किस तरीके से अ चाय वाला has taken the country to the next level. It's amazing. It's an amazing story to be told. अच्छा, तार साहब, एक जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रही है, एक बड़ा हल्का इसको डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है भाई कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स, तो आज इंडिया के साथ हाथ में ला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का, और उस वक्त एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में बना, और सारा कुछ ये सारा चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हुई। आज सऊदी अरब और UAE जो है, बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्होंने इंडिया से हाथ मिला लिया है। तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा, हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज UAE और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो हैं आज बाइडेन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला UAE और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के अगर मुझे कहा जाए तो मैं एक किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल manipulate, or how they can say that this century is the India century or Asia century, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है, इसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। आपको ये समझने की आज जरूरत है, मैं बताना ये चाहूंगा
कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात करूं, हर मुल्क अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है, हर कंट्री। अब वो छोड़ दें आप कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट टर्की की ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया की स्पीच दी और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि एक कभी टर्की कहता है कि अरबों से हम लीडरशिप यहां ले आए, तैयब अर्दगान की भी ख्वाहिश है कि वहां आगे निकल कर जाए। इंडोनेशिया की ख्वाहिश है, वो कहते हैं वी आर द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वी नीड टू लीड द मुस्लिम पीपल। लेकिन इनके खिंचाव और इनके आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ों में हमारे अमीरुल मोमिनीन का किरदार देख लें। ना टर्की के साथ चल सके, ना सऊदी अरेबिया के साथ चल सके, फिर घड़ियां बिकी, फिर कुछ चीजें और हुई। उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कहां है आज? मैं अफसोस के साथ कहूंगा द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, 1.5 बिलियन मुसलमान, लेकिन उनके हालात देखें आप लिबिया में देख लें, आप इराक में देख लें, आप शाम में देख लें, आप किसी मुल्क के अंदर देख लें, कोई स्टेबिलिटी है। फलस्तीन के साथ देख लें, आप खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इजिप्ट में देख लें, आप कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में देख लें, आप शिया सुन्नी जो झगड़े इस वक्त चित्राल में जो तमाशा चल रहा है, आर यू एबल टू डू समथिंग इन द फ्यूचर? यहां से जो लम्हा फिक्रिया है, जो सोचने का मुकाम ये है, इज यू स्टिल नॉट लेट। आज भी सोचें कि बच्चों को मैथ पढ़ाएं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जो बच्चे टर्की के साथ आके समुद्र में डूब रहे हैं, उनको इंग्लिश और मैथ सिखाएं। उनको ये बार बार जिहाद का टीका ना लगाएं उनको, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ जियो इकोनॉमिक सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर वायलेंस क्या कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन मुझे पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है, जिहाद कब करना होगा। आज अगर अब आप पे जिहाद फर्ज है तो जिहालत के खिलाफ जिहाद फर्ज है, आपकी इकॉनमी के खिलाफ आपका जिहाद फर्ज है। उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। आप अपनी जिहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मैथ पढ़ें, तरक्की करें? भारत की सीक्रेट सबसे बड़ी, मुझे आज मैं अब सरप्राइज, मैंने वो पिक्चर बल्कि उतारी है। एक तरफ मोदी साहब खड़े थे, अफ्रीकन यूनियन का सदर खड़ा था, साथ जो बाइडेन खड़े थे, और साथ उनके अजय बंगा खड़ा था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन, क्यों खड़ा था वहां? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसको वर्ल्ड बैंक तक ले गया। मेरे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते कि तालीम की वजह से आज एक बंदा जो सर पे पगड़ी पहनता है, जो सिख है, जो एक इंडिया की माइनॉरिटी में से अंदर माइनॉरिटी है, वो आज स्टेज पे खड़ा है। किस वजह से? तालीम की वजह से खड़ा। तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सीखते? 25 करोड़ लोग ये अपने लीडरों को डिनाई क्यों नहीं करते? जिनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ रिबेलियन क्यों नहीं होते? ये इनसे पूछते क्यों नहीं है कि अगर हमारे साथ खड़ा होना है तो अपने बच्चों को साथ लेके खड़े हो? ये बात क्यों नहीं करते? आज क्या वजह है? मेरे मुल्क के, मेरी मादर मिलत के 25 करोड़ लोग आज गूंगे और बहरे क्यों हो चुके हैं? इनके किस्मतों के फैसले करने वालों के सबके बच्चे लंदन में हैं, और इनको कहा जाता है कि तो ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो ये उनकी बात क्यों नहीं कहते कि नहीं, हमें ये तुम्हारा फेक जिहाद नहीं चाहिए, हमने तरक्की करनी है, हमने अपने मुल्क को संभालना है? ये क्यों आज अपने मुल्क के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है? वजह तो ये है, बात समझने की ये है चीमा साहब। आज सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनका अमेरिकन डायस्पोरा, उनका इंडियन डायस्पोरा, उनकी तालीम, उनकी सक्सेस। मैं आज जो बात मैं करना चाह रहा था, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी, जो डी सिल्वा आज बैठे थे, उनकी 3 बातें मैंने उनके इंटरव्यू में जो दी है भारत में। उन्होंने कहा है कि आज सबसे चीपेस्ट स्पेस ट्रैवलिंग जो भारत ने की है, वहां पे ना अमेरिका जा सका है चांद के उस हिस्से पे, ना उसमें रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है। मेरे बच्चे क्यों नहीं ये सुनते बात? मेरे 25 करोड़ लोग, मेरे दोस्त क्यों अंधे हो चुके हैं कि भारत अपनी चांद के उस हिस्से पे लैंड किया है जहां अमेरिका लैंड नहीं कर सका, रशिया लैंड नहीं कर सका वहां पे। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू करने, कहते नहीं ये राह का एजेंडा है, कहते ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूं, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद बहाजिर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। लेकिन आप क्यों नहीं सीखना चाहते? आप कितनी नफरत क्यों है भारत के साथ आपकी? हालांकि आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें। क्यों नहीं इस चीज पे सोचते? आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आप दालें आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, साथ पड़ोस से क्यों नहीं मंगाते?
अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड उनका पीक पे है। क्या वजह है कि आपकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी है? क्या वजह है? आप क्यों नहीं सोचते? यही एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं जब तक आप भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, आप ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब ये भी बताइएगा, आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया है। बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगाता रहा था। एक और काम हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन की और हसीना वाजिद की मुलाकात भी करवाई है और कहा यह जाता है कि उस बर्फ़ पिघलने के बाद जो है बाइडेन साहब जो हैं हसीना वाजिद और उनकी बेटी के साथ सेल्फियाँ लेते रहे। तो ये एक तो इंडिया ने ये जो इस तरफ एक्सपेक्ट को डिस्कस कीजिएगा कि इंडिया ने यूएई को बुलाया, इंडिया ने नाइजीरिया को बुलाया, इंडिया ने उसके बाद ओमान को बुलाया, इंडिया ने नेदरलैंड को बुलाया, इंडिया ने मुस्लिम दुनिया पे बड़ा फोकस किया है। और इंडिया की ये जो बांग्लादेश के हवाले से डिप्लोमेसी थी कि उनको अमेरिका के करीब किया है क्योंकि ऑलरेडी चाइना का बड़ा प्रेशर था। तो आप देखते हैं कि इस खिते के अंदर तो फिर नरेंद्र मोदी जो है इज अ मूवर एंड शेकर कि इफ जिसे वो कहते हैं कि अगर वो बांग्लादेश को कर अमेरिका की बर्फ पिघला सकते हैं और प्लस इजिप्ट को तारड़ साहब बुलाया और इन ममालिक को सिर्फ बुलाया और बताया कि देखो हम जो है इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं और अब हम दुनिया में इस तरह देख रहे हैं, हमें दुनिया में इस तरह देखा जाता है। इस एस्पेक्ट डिप्लोमेसी को आप कैसे एनालाइज करेंगे? मैं समझता हूँ चीमा साहब, मैं यहाँ आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि मोदी साहब बांग्लादेश गए थे तो वहां पे उनको उनको बगैर सूद के कर्जा देकर आए, और भी इस तरह के रिलेशनशिप। और दूसरा मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। उसकी वजह यह है कि दे आर बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश। वहां जब हालात खराब होते हैं तो वहां से फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज आता है। तो इट इज वेरी गुड अप्रोच कि बांग्लादेश के हालात बेहतर होंगे तो वो भारत के ऊपर प्रेशर कम आएगा। आपने देखा ही होगा जो हालात वहां पे इस वक्त बंगाल के अंदर होते हैं, कलकत्ता के अंदर जिस तरह के हालात हैं। तो इट्स अ गुड अप्रोच मेरे ख्याल में। और जिस तरीके से और दूसरा इसमें चीमा साहब देखा जाए अगर, तो जब आप यू हैव टू व्हेन यू आप एक रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ डिप्लोमेसी विद नेपाल एंड द बर्मीज एंड ऑल ऑफ देम। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, अच्छी चीजें आगे सामने आनी चाहिए ताकि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। टाइम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वी आर वेरी ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज टू इट, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। हम अपने मिसाइल से जब निकलेंगे और वी इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू हैव स्टार्ट अ डायलॉग विद भारत, अनकंडीशनल डायलॉग। इसके बगैर गुजारा नहीं है। फ्यूचर में वी कैनॉट मूव। और दूसरा, मेरे कई भारतीय दोस्त भी कहते हैं नहीं हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। नहीं, इट इज इट यू नीड इट एट द सेम टाइम। अगर आपने तरक्की करनी है तो साथ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना आपकी भी मजबूरी है, जरूरत है आपकी। आप आगे नहीं जा सकेंगे पड़ोस के अंदर हालात खराब होंगे। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द फंडामेंटल्स ऑफ द ग्रोथ, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में है इस वक्त, ही इज वेरी डिटर्मिन्ड, ही इज वेरी डेडिकेटेड। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग डेज। लेकिन भारत के हवाले से मैं ये कहूंगा चीमा साहब कि भारत ने आज जिस पॉइंट में पहुंचा एक दिन में नहीं पहुंचा, इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था। मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ कि किस किस्म की लेगेसी छोड़कर जाएंगे। जिस तरीके से आज मैंने देखा है G20 के अंदर जो लीडरशिप थी, उनकी स्पीचेस और उनका बात करना, इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था। तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, ही विल लीव अ बिग शूज टू फिल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन लीडर्स। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, हाउ दे विल जस्टिफाई what the Modi has done for India right now। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूँ चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की है इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद द पैकेज।
तार साहब, अभी आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया पाकिस्तान के, और आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक नया वीज़ा रजीम इंट्रोड्यूस कराया है बिजनेसमैन के लिए, कि उनको कोई लेंथी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा, और वो लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। और इस हवाले से जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो काफ़ी रोल प्ले कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि ये जो वीज़ा इंडिया के अंदर तो माहौल बन चुका हुआ है, पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है मिडल ईस्टर्न ममालिक को खींचना चाह रहा है, तो ये जो सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के हवाले से, इसको आप देखते हैं कि हम अगर इस पेस को मेंटेन कर सकें या एक मोमेंटम बिल्ड कर सकें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत हम कर्जों के ज़रिए नीचे ज़रूर आए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन कुछ सालों में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर थी, बेशक वो बोरोड ग्रोथ कह लें या जैसे भी कह लें। आपको क्या लगता है कि ये जो वीज़ा रजीम आज चेंज किया गया है नेशनल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में, SIFC में, will it have some impact and will it attract the जो मिडिल ईस्टर्न बिजनेसमैन है? देखिए चीमा साहब, माजी मैं थोड़ा सा इसको पीछे चल के कंपेयर करूंगा कि नई इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी। नई इन्वेस्टमेंट इज कंटीजेंट अपॉन योर सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर कोर्ट्स एट द सेम टाइम। कि अगर देखें, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो चाइना ने की थी सी पैक के हवाले से। क्या वो सेटिस्फाइड है? क्या हमने उनके प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर पाए हैं? नहीं। वो जब या इन्वेस्टमेंट लेके आते रहे, आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे पैसे बनाती रही, प्रोजेक्ट्स उनसे, वो करप्शन में फंसे रहे, आपने उनके 26 करोड़ डॉलर मार गए इधर उधर करके। और उसके बाद ये हुआ कि उनकी जान की हिफाजत भी आप नहीं कर पाए। आपने उसके रिएक्शन में देखा होगा, कई दफा चाइनीज एम्बेसी बंद रही है। आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर पीटीआई के दौर में उनको चाइना का वीजा नहीं दिया जाता था, दे वर अपसेट विद इट। अब आगे और कंट्री कौन किस तरह आएगा? $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है सऊदी अरेबिया और यूएई से। लेकिन मैं एक चीज यहां पे आज खुश हूं, जो मैं बताना चाहूंगा आपको बात। तकरीबन 1000 लोगों का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। इस आज के मैं समझता हूं इसको 1000 से भी आगे जाना चाहिए। 5-10 हजार लोगों का नाम ईसीएल में होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुरू हो चुकी है, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी है और दूसरे लोग भी मौजूद हैं उनके। ये इस वक्त, और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि एक मेरे पर्सनल दोस्त है जो आर्मी चीफ की मीटिंग में मौजूद थे लाहौर में, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा था कि 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, आप 1 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट देखना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेरे दोस्त जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप टास्क फोर्स बनाएंगे? उन्होंने कहा बनाएंगे नहीं, टास्क फोर्स बन चुकी है, इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा इसमें टफ टाइम आएगा। इस वक्त जो मैं यहाँ पे एक नई आइडियोलॉजी बताना चाहूंगा कि जो जो इनके खिलाफ सियासतदानों के और करप्शन के घेरा टाइट किया जा रहा है, सियासतदान फड़फड़ाना शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि इलेक्शन कराएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो इसी से रिलीफ मिलेगी, वरना इन्हें सारू डाका लड़ा। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग उस करप्शन के, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में सबसे ज्यादा आगे हैं। और आज बिलावल साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि इस वक्त उनके खिलाफ भी, जो उनके सपोर्टर हैं उनके खिलाफ भी घेरा टाइट हो रहा है। और ये समझते हैं इस वक्त जो करप्ट रजीम है, चाहे वो सियासतदान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, आपकी डीप स्टेट हो, यही समझते हैं इलेक्शन करा दिए जाए, कोलिशन गवर्नमेंट आए, फिर गप्पे मारिए, फिर लुटा पाइए। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त मैं आज दुआ गो हूं आज भी कि हमारे आर्मी चीफ साहब वो 1000 की जो ईसीएल की लिस्ट को बढ़ा के 5000 तक ले जाएं, 10,000 तक ले जाएं। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली कंटीजेंट ऑन योर लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, करप्शन के हालात, बाजार गर्म है, डॉलर उड़ के सारे अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके हालात इस वक्त जो चित्राल और तोरखम के अंदर है, आपका क्या ख्याल है सऊदी और यूएई जो एजेंसियां उनकी वो नहीं देख रहे? वो इन सर्कमस्टांसेस में वो आएंगे? नहीं आएंगे। आपको ये चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत के अंदर ये हालात नहीं है, तभी बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इस पे मेरा मेरा दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एज अ बिजनेसमैन। बिजनेस वही होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां झगड़े हो रहे हो, जहां पे लूटमार हो, बिजनेसमैन वहां से भाग जाता हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और इस हवाले से ये जो आपने बिजनेसमैन की बात की, पाकिस्तान के अंदर सऊदीज जो हैं वो भी पाकिस्तान को कह रहे हैं दैट आप थोड़ा सा अपना होमवर्क पहले कर लें, फिर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इसी तरह अमारातीज भी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि वो सारे ममालिक जो हैं
वो तंग आ चुके हैं हमारी इस ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखना चाहते हैं, और वो कहते हैं ये क्या आपने हर जगह जिधर जाते हैं एनओसी रखा हुआ है। तो अब इसीलिए ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है कि जिधर जिधर जाएंगे फौजी साथ साथ होंगे, काम कराते जाएंगे ताकि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो। आप देखते हैं कि हम क्या हमारे मिडिल ईस्टर्न भाई जो कि आज इंडिया के साथ बैठे हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक लुक्रेटिव, बल्कि मैं देख रहा था अमेरिका ने तो तार साहब को $200 अरब मुख्तस भी कर दिए इस प्रोजेक्ट के लिए। लेट्स सी इसमें क्या होता है। विश के पाकिस्तान भी कोशिश करे इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए, और हम जो माजी में तारड़ साहब अफगानिस्तान हम रास्ते नहीं देते थे इंडिया को, आज वो मौका है हमें रास्ता देने का। तारड़ साहब इस पर भी कुछ कह दें कि हमने इंडिया को रोकने की, तरक्की को रोकने की कोशिश की, हमारे कुछ नालायक लोगों ने जिनको कनेक्टिविटी का अंदाज़ा नहीं था। आज इंडिया जो है वो सी रूट इस्टेब्लिश करके ईरान और मिडल ईस्ट ईरान में के जा, और उसने कहा छोड़े इनको, ये तो वॉर टॉन एरियाज हैं। इस पे भी कोई तारड़ साहब हमारे अक्लमंद लोगों को कोई को बताएं कि ये मतलब देखिए, मैं गलतियां। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारा हर डिसीजन मेकर जो है वो आईवी लीग स्कूलों का और या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल मुगालता नहीं होना चाहिए कि उनको नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, उसमें विल मौजूद नहीं है, नफरत बराए, वो कहते हैं ना, नफरत बराए नफरत। अब आपको इस दौर से आगे निकलना होगा कि इंडिया का नाम लेके नफरत फैलानी, हिंदू कह के मुंह दूसरी तरफ कर लेना, इससे इससे आप तरक्की नहीं रोक सकेंगे। वो जिस तरह आपने खुद फरमाया है, आपने अफगानिस्तान का रास्ता रोका था, वो चाबहार के जरिए दूसरी साइड पे जाकर उन्होंने ईरान के साइड से उन्होंने अफगानिस्तान को एक्सेस कर लिया। आप रोक नहीं पाएंगे, आपको लर्न करना होगा। यू हैव टू कम इन टू द मोड ऑफ लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम समबडी। यू हैव, दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो अचीव इस वक्त इंडिया ने स्टेटस अचीव कर लिया, यू हैव टू कन्फेस, यू हैव टू एडमिट कि दे हैव अचीव्ड इट। ये आप उनकी ब्रॉडकास्ट बंद करना, मूवियां तो चलाते हैं, उनकी खबरें बंद करने से खबर रुख तो नहीं जाएगी ना। अपनी कौम को बताएं, बल्कि मैं कहता हूं ये देखें, ये चंद्रयान 3 को देखें हमारे बच्चे, ये G20 की सक्सेस देखें बच्चे हमारे, मोदी साहब की सक्सेस को देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सक्सेस को देखें, अजय बंगे के बारे में ये पढ़ें, ये कौन है, हमारे बच्चे देखें। इनको दिखा, इनका बंद करने से, दिखाने से ये हल नहीं होगा। इनको बताएं, बांग्लादेश की तरक्की के बारे में बताएं, उनको बताएं कि किस तरीके से 51%, 53% खवातीन को घरों में बंद रखने से तरक्की नहीं कर पाएंगे। इनको एंगेज करें, इनको इंडस्ट्री में लेकर आए, इनको तालीम में आगे लेकर आए। बांग्लादेश की तरक्की का सिर्फ यही सीक्रेट था कि स्वेट शॉप्स के अंदर उनकी खवातीन काम कर रही है। डॉक्टर यूनुस ने वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाई है, सीखने दें इनको। लेट देम टीच देम व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। इनको इंग्लिश और मैथ पढ़ाने से रोके नहीं इनको पिछले इनको आप पत्थर के जमाने के तालीम ना ले जाने की कोशिश करें। इस तरह तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप उर्दू के जरिए किस तरह एमबीबीएस कराएंगे, उर्दू के जरिए आप चंद्रयान 3 किस तरह बनाएंगे आप? ये प्लीज इन चीजों से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि दुनिया के साथ आप कैचअप करें, दुनिया के साथ इस तरीके से। आप खुद सारे, मैं आप आज चीमा साहब, आप कोई आपका डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है विच इज नॉट रन बाय सम ब्यूरोक्रेट हु इज एजुकेटेड फ्रॉम द बर्तानिया और यूरोप से, बल्कि हर फौजी आपका जो ब्रिगेडियर से ऊपर जाता है वो यहाँ से डिग्रियां बाहर से लेके जाता है। लेकिन उस तालीम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता पाकिस्तान में? क्या वजह है? क्या आपको कौन रोक रहा है? उसकी इंप्लीमेंटेशन करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। आप पाकिस्तानी बने तभी तरक्की कर पाएंगे, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा कि पढ़ के तो हम लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन से आते हैं, बर्लिन, पेरिस से, लेकिन क्यों हम उस तरह अपने मुल्क को तरक्की की राह पे नहीं डाल सकते और मोहब्बत करना सीखें, और मैथमेटिक्स और जो है इंग्लिश पे फोकस करें ताकि हम तरक्की कर सकें। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर रीजन एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमेंट्स सर। बहुत थैंक यू।